हेलो गाइस, What is up? मेरा नाम है रोहित और मैं हूं आयुष। WWE हो या फिर ऑल एलीट रेसलिंग, ब्रेकिंग न्यूज, ऑनेस्ट ओपिनियंस या हो कोई बैकस्टेज सीक्रेट, रेसलिंग से जुड़ा सभी मसाला, क्योंकि आप सुन रहे हैं असली अखाड़ा। तो गाइज वेलकम है आपका एक बार फिर से असली अखाड़ा के एक और नए एपिसोड में। भाई सुनो, थोड़ा हमें भड़कना मत, क्योंकि हमको पता है एपिसोड्स इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं आ रहे जैसे पहले आया करते थे। थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन हाँ, हम बैक टू नॉर्मल आने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी गया सर्वाइवर सीरीज़ पेपर व्यू। हर बार आपको पता है हमारा जो है एक डेडिकेटेड एपिसोड आता है जहाँ पर हम पूरे पेपर व्यू के बारे में बात करते हैं, क्या सारी चीज़ें थी, क्योंकि आपको पता है वीडियोज़ के अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। तो जो बड़े वाले फैंस हैं WWE के लिए या फिर रेसलिंग के, उनके लिए एपिसोड होता है। हर मैच के बारे में बात करेंगे, हर मैच को रेट करेंगे। और अगर आप कुछ हमको सजेशन देना चाहते हो तो भाई आप YouTube वीडियोस के कमेंट में कर सकते हो, जो भी आपको अगला एपिसोड आप हमसे डिमांड करना चाह रहे हो। या फिर ट्विटर के ऊपर आप लोग हैशटैग असली अखाड़ा भी यूज़ करोगे ना, तो अब से हम लोग ट्विटर के ऊपर भी आप लोगों के जो सवाल हैं वो देखने वाले हैं। हो सकता है वहाँ से हम चीज़ें पिक करें। असली अखाड़ा है तो भाई मैं अकेला तो होऊंगा नहीं, आयुष भी हमारे साथ है। तो भाई आयुष, आपको भी वेलकम है एपिसोड के अंदर। थैंक यू रोहित। और सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा गाइस कि जैसा रोहित कह रहा है, भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलरली एपिसोड्स लेकर आएँ। तो ट्विटर पे या फिर यूट्यूब पे हैशटैग असली अखाड़ा लिख के आप टॉपिक्स रेकमेंड कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे सर्वाइवर सीरीज़ की, जो कि रोहित मुझे लगता है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन शायद पेपर व्यू जो है उतना अच्छा नहीं था। और जिस तरीके से मतलब पूरे शो में रॉक के बारे में बोला गया कि रॉक रॉक रॉक, और उसके बाद नो रॉक, तो आई थिंक वो एक छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट थी जो लोगों की बनी। लेकिन ऑब्वियसली गाइज हम यहाँ पे सारे मैचेस को रेट करेंगे, हम कहीं भाग नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो रोहित भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यही पूछना चाहता हूँ कि क्या थॉट्स हैं ओवरऑल इस शो के बारे में, मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस थी या फिर उस पर डिलीवर हुआ, क्या सीन है? देखो, ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस ही है, जैसी एक्सपेक्टेशन होती है हमारी सर्वाइवर सीरीज जैसे पेपर व्यू से, मतलब WWE के टॉप 4 पेपर व्यू के अंदर सर्वाइवर सीरीज आता है भाई, वैसी वाइब तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आई। क्योंकि ब्रांड सुपरमेसी की वो जो आग है ना, वो किसी भी सुपरस्टार के अंदर मुझे दिखी नहीं। और जब एक्सपेक्टेशन रॉक की लगा के रखी हो और भाई तुम्हारे रॉक आए नहीं, तो फिर मतलब क्या ही तुम उम्मीद रखोगे पेपर व्यू से। आई डोंट थिंक कि मतलब कोई रूमर था ऐसा जो कि शो से पहले बता रहा था कि रॉक आने वाले हैं। लेकिन रोहित, पेपर व्यू के बाद जरूर डेव मेल्जर ने बात बोली है कि रॉक तो भाई इस समय यूएस में है भी नहीं, यूरोप में शूटिंग कर रहे हैं, तो पॉसिबल भी नहीं था और कभी बुक्ड भी नहीं थे रॉक इस शो में आने के लिए। लेकिन तब भी मतलब ये जो टीज करी गई ना, आई थिंक रेटिंग में जाने से पहले इसी के बारे में हमको बात कर लेनी चाहिए फटाफट कि क्या था भाई ये पूरे अंडे वाला सीन। क्योंकि मुझे तो शो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ना ये बस मार्केटिंग करनी थी रेड नोटिस की, और विंस मैकमैन को खूब सारे पैसे दिए गए थे, तो इस वजह से उन्होंने स्टोरी लाइन प्ले आउट करी है। क्योंकि लोग आई थिंक अभी भी सोच रहे हैं क्या रॉ में रॉक आ सकते हैं, अब वो भी सोचा जा रहा है। नहीं, देखो ये अंडे वाली जो स्टोरी लाइन है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड तो है द रॉक से। ये मेरे को ये नहीं लगता कि वो सीधा सिर्फ रेड नोटिस को प्रमोट करने के लिए था, क्योंकि इस वाली स्टोरी लाइन को WWE फॉलो भी करने वाली है। और रोमन रेंस और विंस मैकमैन की मीटिंग हुई थी, बीच में अंडा रखा हुआ था, वो रॉक ने भिजवाया था। तो आयुष, मुझे तो यही लग रहा है कि ये शुरुआत है रोमन रेंस एंड द रॉक की। कहीं मैं तो अंडा चुराया किसने? पॉल हेमन ने? रॉक ने? अब इस बात का जवाब हमको शायद अभी हम रॉ से पहले एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, या तो हमारे सामने रॉ हो चुकी होगी आपके सामने, तो अब तक आपको पता लग गया होगा। लेकिन अभी इस पॉइंट पर तो यार इसके ऊपर दिमाग कम ही लगाएं तो वो सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सारी बातें मेरे ख्याल से हवा में तीर मारने जैसी होंगी। बिल्कुल, तो हम स्टार्ट करते हैं रोहित यहाँ पे और चलते हैं अपने किक ऑफ मैच से। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन नाकामुरा अगेंस्ट डेमियन प्रीस्ट। आई थिंक कि ये मैच अच्छा था, और मैंने अपनी वीडियो में भी यही बात बोली थी कि भाई क्राउड ना शायद धीरे धीरे आ रहा था अभी शो में, तो लोग उतने इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे मुझे इस मैच में। लेकिन रेसलिंग वाइज ये मैच अच्छा था, और ऊपर से शायद दोनों में से किसी चैंपियन को ज़्यादा वीक नहीं दिखाना चाहती थी यहाँ पे WWE। इसकी वजह से जो फिनिश हमें DQ वाला देखने को मिला वो रिजल्ट हुआ। सही बताऊं तो यार मेरी एक्सपेक्टेशन इस मैच से ज़्यादा थी, और मैंने तो ये भी बोला था अपनी प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर कि शायद सर्वाइवर सीरीज़ का ये सबसे बेस्ट रेसलिंग वाइज मैच हो सकता है। तो जब कोई चीज़ एक्सपेक्टेशन के ऊपर नहीं होती ना, तो ऐसा मज़ा सा नहीं आता। लेकिन फिर भी ठीक ठाक इन्होंने काम किया। वैसे मेरी रेटिंग ना इसके लिए ज़्यादा होती, मैं 5 में से शायद इसको ज़्यादा देता, लेकिन क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी तो भाई मेरी रेटिंग यहाँ पर इसमें से 3 रहेगी। और जो मैच का फिनिश था वो मुझे सही बताऊँ तो ज़्यादा कोई खास पसंद नहीं आया। तो भाई तेरी रेटिंग का इसके मामले में क्या हाल है? मैं भी 3 के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि ये लोग कोशिश कर रहे थे अच्छा मैच देने की, लेकिन फिर जब वहाँ पे क्राउड कम था, अगर हो सकता है कि यही सेम मैच हमें मेन शो में देखने को मिलता है जहाँ पे क्राउड काफ़ी अच्छा शोर मचा रहा था, तो हो सकता है भाई ये ओवरऑल मैच भी बेटर लगता। लेकिन एंडिंग जिस तरीके से करी गई, आई थिंक उसके पीछे रीज़न यही था कि दोनों में से किसी चैंपियन को वीक नहीं दिखाना चाहते थे। और डेमियन प्रीस्ट, आई डोंट नो, उनको गुस्सा आ गया था बहुत ज़्यादा, लेकिन रेटिंग मेरी तब भी रहेगी भाई 3 आउट ऑफ 5 ही। आई डोंट थिंक उससे ऊपर हम जा सकते हैं। लेकिन रोहित, इससे ऊपर आई थिंक हम जाएंगे
अपने इस पहले मैच में जो कि मेन शो में हुआ, दिस वाज बेकी लिंच अगेंस्ट शार्लेट, और रूमर्स आ रहे थे कि ये मैच मेन इवेंट करेगा, लेकिन इसने ओपन करा। क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर? भाई देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर कोई चीज़ शो के ओपनर के ऊपर है तो यार WWE इसकी वैल्यू नहीं कर रही है। वो वैल्यू तब नहीं होती जब वो किक ऑफ के अंदर होता है, लेकिन जब चीज़ वो मेन शो के ओपनर के अंदर है तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू है। और जैसे यार इन्होंने परफॉर्मेंस डिलीवर करी, ऐसा देख के नहीं लग रहा था आयुष की रेसलिंग मैच नहीं हो रहा, ये एक एक्चुअल में फाइट हो रही है जहां पर एक सुपरस्टार दूसरे के सामने बिल्कुल भी छोटा नहीं दिखना चाहता है। एग्जैक्टली। और मैंने अपनी वीडियो में ये एग्जैक्ट सेम वर्ड्स बोले थे कि रेसलिंग मैच से ज्यादा ये भाई एक रियल फाइट लग रही थी, इसको फील वैसी दी गई थी। और मूव्स भी ये जो लगा रहे थे ना, ऐसे नहीं है कि भाई लॉक लगा के बैठे हुए हैं या फिर एक दूसरे के साथ ऐसी मजे चल रहे हैं, स्लो मैच चल रहा है। ये बिल्कुल भाई पिटाई चल रही थी दोनों की। और जिस तरीके से फेशियल एक्सप्रेशंस भी यहाँ पे बेकी लिंच और शार्लेट दे रही थी, आई थिंक उससे भी लग रहा था कि हाँ भाई इन दोनों की आपस में बनती नहीं है, ये लड़ रहे हैं। अब आई डोंट नो कि वो क्या सच में ऐसा है या फिर वो सिर्फ परफॉर्म ही कर रहे थे, लेकिन जो भी उन्होंने किया आई थिंक ओवरऑल काफी बढ़िया था। लेकिन इसके साथ भी मतलब मेरी ना सेम प्रॉब्लम थी एंडिंग की। लेकिन आई थिंक जब WWE सर्वाइवर सीरीज बुक करती है तो उनके दिमाग में भी ये रहता है कि यार दोनों तो चैंपियन है, तो किसको वीक हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि इस शो के बाद ये दोनों अपने अपने शो पे परफॉर्म करेंगे। तो इस पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि भाई यहाँ पे बेकी लिंच को भी स्ट्रांग दिखाना है और शार्लेट को भी स्ट्रांग दिखाना है। तो फिनिश मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी इस मैच की, लेकिन मैं इसको 4 आउट ऑफ 5 दूंगा, क्योंकि मेरे लिए मैच ऑफ द नाइट था। शायद अगर इसमें और अच्छी फिनिश डाली जाती तो मैं इसको 5 स्टार भी बोल सकता था। वैसे कुछ खास कमी मुझे यहाँ पे लगी नहीं। वैसे मेरी रेटिंग यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है, तेरी रेटिंग 4 है, मैं इसको दूंगा 4.5, क्योंकि मैं सही बताऊं मेरी रेटिंग इस हिसाब से ज़्यादा बढ़ती है अगर मेरी उससे एक्सपेक्टेशन क्या है। मुझे लगा था शार्लेट और बेकी का मैच है, ठीक है, थोड़ी बहुत रियल लाइफ की टेंशन ये दिखा पाएंगे टेलीविजन के ऊपर, लेकिन जितने बढ़िया तरीके से इसको दिखा पाए, अगर किसी बंदे को नहीं भी पता ना कि इनके बीच में रियल लाइफ में टेंशन चल रही है, इस मैच को देख के वो समझ जाएगा कि दोनों सुपरस्टार्स के यहाँ पर इज्जत की बात है और इसलिए लड़ रहे हैं। तो अगर ये मैच का फिनिश अच्छा होता ना, वैसे जैसा होना चाहिए था, तो शायद मैं इसको 5 स्टार भी दे सकता था, लेकिन मेरी रेटिंग 4.5 रहेगी। और सर्वाइवर सीरीज के अंदर मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इस मैच में बहुत अच्छा किया। मुझे लगा था कि ये मैच होगा जो कि मैं सर्वाइवर सीरीज के अंदर इतना पसंद करूंगा, लेकिन दोनों ने परफॉर्मेंस ही कुछ ऐसी करी। लेकिन इसके बाद आयुष जो मैच आता है, यूजुअली ये मैच हमको शो के मेन इवेंट में देखने को मिलता है, शायद सर्वाइवर सीरीज का सबसे बड़ा मैच भी ये होता है, टीम रॉ वर्सेस टीम स्मैकडाउन का 5-on-5 मेन सर्वाइवर सीरीज एलिमिनेशन मैच। और जब ये मैच ओपनर में भी नहीं आया, ओपनर के बाद आया, तो पहले ही फीलिंग नहीं आ गई थी कि इस मैच के अंदर शायद कुछ बहुत बड़ा WWE ने प्लान नहीं किया, इसलिए इसको बीच में डाल दिया। बिल्कुल। और मैंने अपनी प्रेडिक्शंस वीडियो में बोला था कि इस मैच को वैसे तो कायदे से भाई मेन इवेंट में होना चाहिए, लेकिन जब कुछ बड़ा तो वैसे अब जो मेन इवेंट था उसमें भी नहीं था प्लान। लेकिन भाई जो इस मैच में हमें देखने को मिला, आई थिंक मेरे लिए सेकंड बेस्ट मैच था पूरे शो के ऊपर, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पे अलग अलग सुपरस्टार्स की जो बुकिंग करी गई थी उसमें थोड़ा सा उन्होंने लॉजिक यूज़ करा था कि हाँ भाई इन दोनों बंदों की पहले भी फ्यूड रह चुकी है। आई डोंट नो कि भाई रोहित केविन ओवेंस के साथ क्या हुआ भाई यहाँ पे। मतलब केविन ओवेंस बहुत सारे जैसे मतलब केविन ओवेंस अपने आप को एलिमिनेट करके वहाँ से जाते हैं, जो AEW के रूमर्स आए ट्विटर पे, भाई सारा ट्विटर एक्सप्लोड हो गया कि हाँ भाई 31 जनवरी 2022 जैसी डेट मतलब आगे टापेगी, केविन ओवेंस इज ऑल एलीट। क्या ये सच में इस वजह से ही केविन ओवेंस को ऐसे बुक करा गया? देखो भाई, WWE क्या ऐसी होगी कि उनको ये पता होगा कि केविन ओवेंस जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके AEW जा रहा है, इस वजह से हम केविन ओवेंस को ऐसे बुक करेंगे, क्योंकि स्टोरी लाइन के अंदर WWE ऐसा थोड़ी दिखाएगी, वो केविन ओवेंस के लिए AEW जाने की स्टोरी लाइन थोड़ी बनाएगी। तो मुझे लगता है इसके पीछे रीजन थोड़ा सा डिफरेंट है, वियर्ड जरूर है, बट इसके ऊपर ये नहीं कह सकता कि केविन ओवेंस का सर्वाइवर सीरीज के मैच को छोड़ना ये बताता कि वो AEW के अंदर जा रहे हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जा नहीं सकते, लेकिन ऐसे लिंक करना इसको सही नहीं रहेगा। बट जेफ हार्डी की परफॉर्मेंस, बहुत सारे लोगों को पुराने वाले जेफ हार्डी की याद आ गई थी इस वाले सर्वाइवर सीरीज के मैच को देख के। तेरा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? मैं अपनी वीडियो में यही बात कर रहा था कि भाई ये जो सुपरस्टार्स हैं स्मैकडाउन की टीम में रॉ के कंपैरिजन में थोड़े वीक है। मतलब कॉर्बिन की अगर हम बात करें, थोड़ा मतलब ऑन पेपर मतलब लग रहा था कि हाँ भाई स्मैकडाउन की टीम वीक है, लेकिन जेफ हार्डी की परफॉर्मेंस, मैं तो रोहित ये वही वाली बात है कि जब एक्सपेक्टेशन से बढ़ के कुछ हो जाए तो डेफिनेटली पसंद आता है, और ये वही चीज़ थी, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे तो लग रहा था पहले 2 में ही जेफ हार्डी एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन एट द एंड तक उनको बिल्कुल रखा। एक पॉइंट ऐसा भी लग रहा था शायद वो जीत जाए पूरी चीज़, लेकिन फिर ऑब्वियसली हमने देखा कि मंडे नाइट रॉ जीत गई। और इसके अलावा मैं बोलूँगा कि ड्रू मैकिंटायर बॉबी लैशली की जैसे उन्होंने फ्यूड को रिविजिट करा, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोनों आपस में मतलब काउंट आउट होकर एलिमिनेट हो जाते हैं, और शेमस जिस तरीके से उनको गुस्सा आ गया जेफ हार्डी पे। और रोहित एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि ऑस्टिन थ्योरी,
मतलब सारे 10 के 10 सुपरस्टार में से एक ऐसा बंदा था जिसके पास सबसे कम एक्सपीरियंस है। आई डोंट थिंक इस लेवल पे उसने आज तक परफॉर्म करा है, लेकिन तब भी जो मोमेंट्स ऑस्टिन थ्योरी को मिली मुझे लगता है कि काफी इंप्रेस उन्होंने किया यहाँ पे। आई थिंक इससे यही पता चलता है ना कि ऑस्टिन थ्योरी के बड़े प्लान्स हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यू को ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर हम स्पॉटलाइट के ऊपर ऑस्टिन थ्योरी को रखते हैं तो उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू को वैसा डिलीवर भी करके दें। और याद तो होगा ही, बहुत टाइम पहले सेथ रॉलिंस और ऑस्टिन थ्योरी एक साथ थे, तो वो पुराने वाले टाइम में थोड़ा सा याद आ गया। लेकिन पिछली बार अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाले सेथ रॉलिंस भाई आयुष इस बार सोल सर्वाइवर बन गए। और मैं ये बोलूंगा कि भाई सेथ रॉलिंस अपनी टीम के लिए मैच भी जीत गए, और उसके बाद मंडे नाइट रॉ भी हमेशा सर्वाइवर सीरीज में जीतती है, तो वो भी एक बार फिर से हमें देखने को मिल गया। लेकिन ओवरऑल मैच की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इस मैच को भी मैं 4 आउट ऑफ 5 दूंगा। आई डोंट थिंक किसी भी तरीके से शार्लेट वाले मैच से मेरे लिए बढ़िया था, लेकिन इसकी बुकिंग जो है मेरे को लगता है काफ़ी अच्छे तरीके से करी गई, और 4 आउट ऑफ 5 रोहित में दूंगा। तेरी रेटिंग क्या रहेगी? मेरी रेटिंग यहाँ पर 4 जरूर रहती है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़े से नंबर्स काटना चाहूंगा, क्योंकि इस मैच के अंदर वो ब्रांड सुप्रीमेसी वाली फील नहीं आई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सुपरस्टार्स बस लड़ रहे हैं। वो जो रॉ स्मैकडाउन के अपनी टीम को जिताने का जोश होता है वो हमको देखने को नहीं मिला, और क्योंकि वो एलिमेंट यहाँ पर मिसिंग था तो मैं इसलिए इसको 3.5 दूंगा। एक्चुअल में रेसलिंग के हिसाब से मैं इसको 4 ही देता, लेकिन क्योंकि ये सर्वाइवर सीरीज का एलिमिनेशन वाला मैच है तो वो वाला एलिमेंट क्योंकि मिसिंग था, इसलिए मैं यहाँ पर इसके नंबर थोड़े से काट दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है मुझे पसंद नहीं आया। और इसके पीछे आई थिंक रोहित मेन रीजन ना ये है कि ये मैच नहीं है, वो ये है कि जो मैच से पहले बिल्ड हमें कुछ देखने को ही नहीं मिली कि भाई टीम एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही है, या फिर मेंबर्स के बीच में कोई आपस में टीम है भी, तो वही एक 5-on-5 नॉर्मल सा मैच लग रहा था। लेकिन इसके बाद जो मैच आया वो थी ये बैटल रॉयल, जो कि रॉक को ट्रिब्यूट देने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने बनाई थी। बहुत इसके पीछे हाइप थी कि भाई 25 बंदे हैं और जो इसको जीतेगा उसका नाम रॉक के साथ जुड़ जाएगा, वो शायद फ्यूचर रॉक बन सकता है। और पूरे मैच में मुझे यहाँ पे रॉक तो नहीं, पर भाई पिज़्ज़ा हट के पिज़्ज़ा बहुत सारे दिख गए रोहित। और मतलब ऐसा लग रहा था कि इस मैच को देखते देखते कि मेरे को भी पता लग गया था कि चलो भाई डिनर टाइम हो गया, तो मैंने तो खुद मतलब पिज़्ज़ा खाना शुरू कर दिया था भाई इस मैच को देखते देखते। लेकिन इस मैच में था क्या, मतलब पूरा मैच कुछ था ही नहीं यार। ये सिर्फ ऐसा था कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिमाग लड़ाया कि यार सर्वाइवर सीरीज रॉक की 25th एनिवर्सरी क्या कर सकते हैं, क्योंकि रॉक को तो हम लाने नहीं वाले, तो भैया एक सिंपल सा 25th एनिवर्सरी है तो 25 बंदों का मैच कर दो। और अगर रॉक को तुम्हें ट्रिब्यूट देना था तो भाई ऐसा कुछ दिखाता नहीं जैसे कि रॉक को ट्रिब्यूट देते हुए कोई रॉक का मूव यूज कर रहा है, फिर ऐसा कुछ वो कुछ था ही नहीं। बिल्कुल तूने सही कहा, रॉक को ट्रिब्यूट देना नहीं लग रहा था, ये पिज़्ज़ा हट को ट्रिब्यूट देना लग रहा था। और चलो वो बात तो गई साइड में, रॉक का नहीं था सीन, मैच में कुछ ऐसा खास भी नहीं हुआ भाई। मतलब वो जो एलिमेंट था। एक और बहुत इलॉजिकल बात बताऊं, एक और इलॉजिकल बात ये थी कि जब आधे बंदे स्मैकडाउन की और रॉ की टी शर्ट पहन के आए हुए हैं, बट स्टिल वो कह रहे हैं एवरी मैन इज फॉर हिमसेल्फ, तो भाई फर्क क्या पड़ता है अगर तुम रॉ ऐसे हो स्मैकडाउन से? स्मैकडाउन वाले बंदे स्मैकडाउन वाले को तब भी पहले जा रहे हैं, तो वो मुझे तो कुछ लॉजिक नहीं समझ आया कि इसमें भाई ये ब्रांड क्यों बांट रहे हैं रॉ और स्मैकडाउन की, जब कोई ये तो टीम मैच थोड़ी है। ये बिल्कुल तेरा सही पॉइंट है। मतलब अगर तुम एक जैसे टी शर्ट पहन के आए हो इसका मतलब तुम सेम पेज के ऊपर हो, लेकिन फिर तुम ये भी कह रहे हो कि एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, तो भाई ये तो डब्ल्यूडब्ल्यू की पागलपंती चलती रहती है। एटलीस्ट सैमी ज़ेन में थोड़ा सा दिमाग था जिसने ये चीज़ पॉइंट आउट करी, लेकिन उसके लिए उसको बाहर फेंक दिया उठा के। भाई लॉजिक यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा। और उसके बाद फिर भाई हमने देखा कि मैंने अपनी प्रेडिक्शंस वीडियो में बोला था कि एजे स्टाइल्स और ओमोस का शायद यहाँ पे ब्रेकअप कर दो, एजे स्टाइल्स को जितवा दो ताकि भाई आगे एजे स्टाइल्स सिंगल्स करियर पे वापस चला जाए, और वो शायद मुझे लगा हो भी जाएगा जब ओमोस ने एजे को बाहर फेंका। लेकिन भाई मैच के बाद तो एजे स्टाइल्स खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं फिर ओमोस के साथ, तो आई डोंट नो डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान क्या था। मुझे भी ये लगा था कि एजे स्टाइल्स एलिमिनेट हो गए, ओमोस जीत गया, अब एजे स्टाइल्स को पक्का ही लगा कि भैया मेरा साथ ही जीत गया, मैं नहीं जीता, तो यहाँ पर शायद टेंशन होगी। लेकिन वो एंगल भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिखाया नहीं। सीधा इस मैच की रेटिंग के ऊपर आते हैं तो यार मैं इसको 2 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं दे सकता, मेरी यहाँ पर 5 में से 2 रहेगी रेटिंग। मैं तो इसको 1.5 दूंगा, क्योंकि वो 1.5 भी इसलिए क्योंकि भाई बिकॉज आई लाइक पिज़्ज़ा, नॉट बिकॉज आई लाइक दिस मैच, तो इस वजह से इसको 1.5 रेटिंग मिलेगी पिज़्ज़ा की वजह से। और अगर पिज़्ज़ा भी नहीं होता रिंग साइड फिर मैं 0 देता, लेकिन अगला मैच आई थिंक इससे तो ज़्यादा रेटिंग मिलेगी उसको, और वो है भाई ये टैग टीम चैंपियंस का मैच RK Bro अगेंस्ट ऊसोस। और रोहित मैं सीधा ऑनेस्टली ये बात बोलूँगा कि इस मैच से मुझे लग रहा था कि रेसलिंग वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा मैच होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए नहीं था। मतलब एंड का जो पार्ट था इसके 2, 3, 4 मिनट वो बहुत अच्छे थे, लेकिन मैंने ये चीज़ मेंशन करी कि रिडल पे इतनी देर तक ऊसोस अटैक करते रहे, और ऑटन का जो हॉट टैग था वो इतनी देर बाद आया कि उस पॉइंट तक मैं मैच में बोर हो गया था। क्या सेम थिंकिंग थी?
सही में वैसे ये मैच जितना ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था, जैसे ऊसोस एक तरफ है भाई, अपने आप में जानी मानी टीम, कभी भी बेकार मैचेस देते नहीं है, और रिडल और एंडी ओटन की केमिस्ट्री से भी उनके मैचेस अच्छे बनते हैं। तो मुझे लगा था इनकी अच्छी केमिस्ट्री होके कुछ बहुत बढ़िया ये मास्टरपीस निकाल कर आएंगे। उतना बढ़िया तो नहीं था, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं डिसअपॉइंटेड था। देखो एंड में जब फिनिश था ना, जैसे तूने कहा कि लास्ट में थोड़ा सा मजा आया, तो मेरे ख्याल से उसने इस मैच के लेवल को थोड़ा सा ऊपर उठाया। बट हाँ, ये भी नहीं कि बहुत अलग था, मतलब जैसे सुपरस्टार्स जिस जो काम करने के केपेबल हैं वैसा इन्होंने नहीं किया, लेकिन बेकार भी कुछ नहीं था। तो इसलिए जो मेरी रेटिंग है वैसे शायद 4 रहती, लेकिन मैं इसको 3.5 स्टार्स दूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से इससे बेटर हो सकता था। पता नहीं मन नहीं किया करने का, लेकिन थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। और मैं भी इसको 3 स्टार्स ही देने वाला हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि आई थिंक ऊसोस के लिए भी मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जबकि स्मैकडाउन में उनका रोल होना चाहिए भाई रोमन रेंस के साथ है, तो ये भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत बढ़िया। और मैं ये नहीं कह रहा कि उनको मैच जीतना चाहिए था, लेकिन अगर हम रिसेंट कुछ मैचेस देखे हैं तो भाई काफ़ी सारे लॉसेज मिले हैं रोहित ऊसोस को, और वो स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस है, तो उनको मतलब थोड़ी आई थिंक मेरे हिसाब से बेटर बुकिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ ऐसे उंगली खड़ी करने से कोई स्ट्रांग बुकिंग नहीं मिलती किसी को VR1 बोलते समय। और आई थिंक कि यहाँ पे जो एंडिंग थी जहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने RKO लगाई, वहाँ पे शायद ढंग से कैमरा दिखाया नहीं गया, तो हमको पता नहीं लगा एग्जैक्टली वो RKO लगी कैसे, लेकिन वो मूव बहुत बढ़िया था, एंडिंग अच्छी थी मैच की, तो 3/5 मैं इसको दूंगा। अगला मैच रोहित, और आई डोंट थिंक इसके बारे में कोई बात करना चाहता है, लेकिन करनी पड़ेगी क्योंकि ये सर्वाइवर सीरीज का एलिमिनेशन मैच था, दूसरा विमेंस वाला। और मैं मतलब सीधा ये बोलूँगा कि भाई रोहित लग ही नहीं रहा था कि यार ये कोई बड़े स्टार्स लड़ रहे हैं आपस में, पूरी मतलब मेरे को तो ये ऐसा लग रहा था कि सब कुछ प्लान्ड है, इतने बॉट्स थे इस मैच के अंदर, मैं क्या बताऊँ, मतलब क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर। मैं तो जब भी मैंने पूरा मैच देखा, उसके बाद इवन जब मैं चैनल के लिए वीडियो बना रहा था, मेरे को मैं ये कंफ्यूज हो गया, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन सुपरस्टार किस टीम के अंदर है, क्योंकि सुपरस्टार्स ने जो इस मैच में परफॉर्म किया उन्होंने कुछ ऐसा अलग किया ही नहीं कि मेरे दिमाग में वो चीज़ हिट कर जाए, कुछ ऐसा वाव फैक्टर नहीं था, कुछ ऐसे क्लोज फॉल्स नहीं थे। बस हाँ, यही टेंशन थी कि वो जब हमने देखा कि बियांका ब्लेयर के सामने 4 सुपरस्टार्स हैं और वो अकेली हैं, और उसके बाद भी उन्होंने मैच को फिनिश किया और वो सोल सर्वाइवर बनी। यार यहाँ पर क्या ही बात करें यार, कुछ ऐसा है ही नहीं इसमें बात करने के लिए। और आई थिंक कि ऐसा नहीं लग रहा था कि WWE जब सर्वाइवर सीरीज के मैचेस बुक करती है तो ये सोचने से ज्यादा कि कैसे हम अलग तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या कुछ अलग कर सकते हैं, वो ये सोचते हैं कि इस सुपरस्टार को हम प्रोटेक्ट कैसे करें कि भाई ऐसा ना लगे कि हाँ इसको एक बड़ा लॉस मिल गया। जबकि आई डोंट थिंक कि अगर सर्वाइवर सीरीज में कोई बड़े से बड़ा सुपरस्टार भी पिन हो जाए तो वो कोई लॉस मैटर करता है। मतलब जिस तरीके से साशा बैंक्स को इस मैच से बाहर करा गया, मैं इतना हंस रहा हूँ कि भाई अपनी टीम के लिए वो लड़ने जा रही है और खुद के टीम मेंबर रोक के उसको कह रहे हैं भाई नहीं तू आज बाहर है, और फिर उसके अगेंस्ट हो गए। मेरे ख्याल से ये ज्यादा बड़ी बेवकूफी है कि WWE साशा बैंक्स को पिन ना करवा के इस तरीके से मैच से गायब करवा रही है कि उनको जानने दिया। भाई इससे बड़ा तो तुम पिन या फिर सबमिट करवा देते, ये बड़ी बेवकूफी लग रही है मुझे तो ज्यादा। लेकिन WWE का भाई यही कारनामा है, और इस कारनामे की वजह से मुझे कहते हुए बेकार लग रहा है, लेकिन मेरी रेटिंग सिर्फ रहेगी 1.5 इसके लिए 5 में से। तेरा इसके बारे में क्या ख्याल है? सेम रेटिंग मैं इसको देना चाहूंगा, पर इस बार मैच के लिए, पिज्जा के लिए नहीं, तो इसको एक्चुअली मैच के लिए रेटिंग मिलेगी। और रोहित फाइनली जो मेन इवेंट था जहाँ पे सबको लग रहा था माय गॉड रॉक आने वाले हैं, और इसी के लिए सारे रुके हुए थे, रोमन रेंस अगेंस्ट बिग ई। और एक बात मैं बोलूँगा कि मेरी ना हर बार एक्सपेक्टेशन होती है कि रोमन रेंस एक क्लासिक मैच देने वाले अगेंस्ट किसी के भी हो, क्योंकि वो चीज़ बहुत टाइम से कंसिस्टेंटली रोमन ने करी है पिछले 1 साल में। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये रोमन रेंस का बेस्ट मैच था, या फिर ये भी हो सकता है कि इतने अच्छे मैच देखने के बाद हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा थी कि उस पे मैच डिलीवर नहीं कर पाया। और अपनी रेटिंग देने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ रोहित, क्या यहाँ पे ऐसा ही थिंकिंग थी तेरी भी? मेरा ये सोचना है यार देख आयुष कि रोमन रेंज से जैसे तूने कहा हम ज़्यादा अच्छे मैच एक्सपेक्ट करते हैं, तो उम्मीद थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इस मैच के अंदर कुछ बेकार चीज़ थी। बिगी को एलिवेट करके दिखाया रोमन रेंज ने। बिगी जिस तरीके से रोमन रेंज के सामने काम कर रहे थे, हम ये नहीं कह रहे कि बिगी बेकार चैंपियन लग रहे हैं ये वो ऐसा वैसा, लेकिन रोमन रेंज के साथ काम करके शायद अब लोग उनको सीरियसली लेना शुरू करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में उन्होंने रोमन रेंज को इस पॉइंट पर पहुंचा दिया था कि रोमन रेंज शायद मैच को हार भी सकते थे। लेकिन क्योंकि मैच ही प्रेडिक्टेबल था, और जब चीज़ें प्रेडिक्टेबल हो जाती हैं तो फिर मामला थोड़ा सा फीका लगता है। तो मेरी रेटिंग यहाँ पर 4 स्टार्स तो मैं इसको फिर भी एटलीस्ट दे दूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से पूरे शो के ऊपर इस मेन इवेंट ने मेरे को काफ़ी बांध के रखा था। शुरुआत में जैसे हमको पता है रोमन रेंज की मैचेस की पेस काफ़ी स्लो होती है, तो शुरू के मामले को तो हटा दो, लेकिन जब मैच पेस पकड़ता है, जैसे वो बिगी का स्पीयर मारना, रोमन रेंज के सुपरमैन पंचेस के बाद बिगी का खड़ा होना, वो मूवमेंट क्रिएट करना, तो मूवमेंट क्योंकि इस मैच में थी, तो मेरी रेटिंग यहाँ पर एटलीस्ट 4 तो रहेगी। रोमन रेंज इतना तो कर सकते हैं मेरे ख्याल से पेपर व्यू के अंदर। और आई थिंक यहाँ पे मतलब वही वाली बात है कि रोमन रेंज को जीतना था ये तो सब जानते ही थे, और बिग ई को हारना था ये भी। और उसके बाद अगर यहाँ पे ऊसोस
वाली फिनिश होती तो फिर लोग बोलते कि ऊसोस की वाली फिनिश क्यों है। तो आई थिंक WWE के पास ना धीरे धीरे करके बहुत मतलब हर बार कोई नया आइडिया तो आएगा नहीं रोमन रेंस को जितवाने का। तो यहाँ पे वो क्लीन जो है उन्होंने बेगी को हरा दिया WWE चैंपियन को, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही जैसे रोहित बोला ना कि स्टार्टिंग में मैच बहुत स्लो था, तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगी और इसकी वजह से मैं इसको 3.5 दूंगा। एंडिंग का पार्ट इसका भी RK Bro वाले मैचेस की तरह बहुत बढ़िया था, लेकिन 3.5 मेरे हिसाब से है। तो ओवरऑल आई थिंक मेरा मैच ऑफ द नाइट काइंड ऑफ टाई हो गया, और वो था शार्लेट फ्लेयर बेकी लिंच और फिर साथ के साथ मेंस सर्वाइवर सीरीज मैच। ये दोनों मेरे हिसाब से हाइलाइट्स थी और ये दो पहले मैच थे शोज के। तो आप देख सकते हो भाई उसके बाद शो की जो गाड़ी है वो नीचे गई है। उम्मीद करते हैं ये अंडे वाली स्टोरी कुछ नया लेके आए। मतलब वही है कि मेन सर्वाइवर सीरीज में जैसी ब्रांड सुपरमेसी वाली फील आती है वो नहीं थी, अंडे वाली स्टोरी लाइन ज़रूरी है, उसको आगे हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन गाइस फिलहाल ये था हमारा सर्वाइवर सीरीज के लिए हर एक मैच को रेट करने वाला एपिसोड। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो आप लोग इसे कर दो लाइक, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।